नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा अगला लेक्चर, यानी कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ने वाले हैं वेग नियम। क्या पढ़ेंगे, वेग नियम। अब आप कहोगे मैम ये वेग नियम क्या है। वेग नियम को समझने से पहले हमें कहाँ जाना होगा, हमें जाना होगा हमारे थोड़े से बैक में, यानी कि हमारे लेक्चर नंबर 2 में। हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बच्चों, वो हमने देखा था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, यानी कि हमने देखा था कि अभिक्रिया के वेग को अलग अलग तरह से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से देखे थे, हमने देखा था अभिकारक की जो प्रकृति है वो उत्पाद की प्रकृति है, उत्प्रेरक का प्रभाव है, ताप का प्रभाव है, प्रकाश की तीव्रता, मतलब इतने सारे फैक्टर्स हमने देखे थे जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया के वेग को। ठीक है, लास्ट में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, क्या अगर थोड़ा सा याद हो आपको, तो हमने पढ़ा था कि अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो अभिक्रिया के वेग को किस तरह से प्रभावित करती है, ये हमने देखा था। दैट मीन्स कि हम श्योर नहीं हो पा रहे थे कि उसमें जो चेंजेशन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। क्या देखा था हमने देखा था कि अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो है वो कभी तो बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कभी कभी जो है 2 या 3 जो अभिकारक हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ कुछ ही अभिकारक जो है उनकी सांद्रता जब हम परिवर्तित कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी चीजें मतलब समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है कि कहीं तो हम सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो वेग जो है वो कम हो रहा है, कभी जो है वेग पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो इन सब को समझने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम पढ़ेंगे वेग नियम को। किसको पढ़ेंगे, वेग नियम, यानी कि इसको समझने के लिए हम जानेंगे वेग नियम के बारे में। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं हमारे वेग नियम की। अब वेग नियम जो है वो क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेग नियम की परिभाषा क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो हमें वो देखना होगा। चलिए, अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण वेग नियम कहलाता है। यानी अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण, यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि अभिकारक की जो सांद्रता है उसको चेंज करने पर अभिक्रिया के वेग पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो हम पढ़ेंगे वेग नियम के द्वारा। यानी कि वेग नियम हमें बताएगा, क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि किस तरह से जब हम अभिकारक की सांद्रता परिवर्तित करते हैं तो वेग कैसे प्रभावित होता है। उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, वेग नियम से मिलेगी। यानी कि वेग नियम है अभिक्रिया वेग का, अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया वेग का अभिकारक की सांद्रता, किसकी सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता का के पदों में हम उसका निरूपण करेंगे जिसे वेग नियम कहलाता है। ठीक है, अब कैसे, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन जब मैं इसको समझाऊंगी अच्छे से तब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई अभिकारक है। ठीक है, क्या अभिकारक है, हमारे पास में अभिकारक है इस तरह से 2A प्लस B प्लस C और क्या बन रहा है, उत्पाद D। यानी कि हमारे पास में यहाँ पे 2A प्लस B प्लस C क्या है, अभिकारक है। ठीक है, और D हमारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है या उत्पाद बन रहा है। ठीक है, यानी कि एक बार लिख देती हूं, आपको ध्यान रहेगा। क्या है हमारे पास में अभिकारक, अभिकारक हमारे क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे अभिकारक हैं A, B और C। ठीक है, उत्पाद, प्रोडक्ट क्या बन रहा है मेरा, उत्पाद हमारा बन रहा है यहाँ पर क्या, D। ठीक है, अब क्या किया हमने, देखो हमने सबसे पहले A की सांद्रता को दुगना किया। क्या किया, A की सांद्रता को दुगना। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सबसे पहले A
ए की सांद्रता हो गई है, ए की सांद्रता हो गई, इसको क्या किया, दुगुना, दुगुना, दुगुना करने पर, दुगुना करने पर, दुगुना करने पर क्या हुआ, जब हमने ए की सांद्रता को दुगना कर दिया तो जो अभिक्रिया का वेग था यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग, या हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वेग है वो वेग क्या हो गया बच्चों, वेग हो गया 4 गुना, क्या हो गया, 4 गुना वेग बढ़ गया। दैट मीन्स कि जब हमने ए का दुगना किया, ए को दुगना किया, डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग हमें मिला 4 गुना। ठीक है, यानी कि अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ ROR यानी अभिक्रिया का वेग समानुपाती है किसके ए की सांद्रता को दुगना करने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, 4 गुना, यानी इसका 4 गुना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की घात 2 यानी ए का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर 2 होता, यहाँ पे अगर 2 होता तो 4 गुना कितना होता, 2 दूनी 4, स्क्वायर करते तो 2 दूनी 4, यानी कि अभिक्रिया का वेग इसके बराबर है, इतने बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब ए को दुगना किया, ए को डबल किया तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना मिला। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती हुआ इसके स्क्वायर के, यही हुआ ना भाई, जितना हम इसको दुगना करेंगे है ना, उसका जो स्क्वायर होगा वही अभिक्रिया का वेग होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज हमने क्या किया, सेकंड चांस में हमने क्या किया, बी को दुगना किया। किसको दुगना किया, बी को। ठीक है, बी को मतलब बी की सांद्रता को, सिर्फ बी को नहीं, बी की सांद्रता को दुगना किया। दुगना करने पर क्या हुआ, जब हमने इसको दुगना किया तब अभिक्रिया का वेग देखा, ROR यानी कि जो वेग है किसका, अभिक्रिया का, वो मुझे क्या मिला, दुगना मिला। कितना मिला, दुगना। ठीक है भाई, जितना मैंने सांद्रता को बढ़ाया उतना ही मुझे अभिक्रिया का वेग मिला। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि ROR अभिक्रिया का वेग कैसे लिख सकती हूँ, इसको इस तरह से, ROR समानुपाती हुआ, किसके समानुपाती हुआ, B की घात 1 के, है ना भाई। इसको दुगना कर रही हूं तो ये भी दुगना हो रहा है, मतलब इसकी पावर 1 के। तो ROR अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, दुगना। बी को दुगना करूंगी तो ये भी दुगना, बी को चौगुना करूंगी तो ये भी चौगुना, बी को तिगुना की तो ये भी तिगुना। दैट मीन्स कि इसकी घात जितनी भी होगी उसके बराबर अभिक्रिया का वेग मिल रहा है। ठीक है, जब हमने C को दुगना किया, C को दुगना करने पर हमने देखा कि जो अभिक्रिया का वेग था उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ROR सिर्फ और सिर्फ समानुपाती है यहाँ पे C की सांद्रता जो है उसके 0 के। दैट मीन्स कि कितनी भी सांद्रता बढ़ाओ घटाओ इसको प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने तीनों अलग अलग तरह के केस देखे। पहला, फर्स्ट, जब हमने A की सांद्रता को दुगना किया तो अभिक्रिया का वेग मिला 4 गुना। दैट मीन्स कि ROR समानुपाती है A की घात स्क्वायर के। जब हमने B को दुगना किया यानी कि B की सांद्रता को दुगना किया तो अभिक्रिया का वेग मिला दुगना, यानी जितना B को बढ़ाएंगे या B की पावर जितनी ज्यादा होगी वही हमें अभिक्रिया का वेग या ROR मिलेगा। और C को दुगना करने पर हमने देखा कि वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों?
अब वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ROR अभिक्रिया का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब यह समानुपाती हुआ c की घात 0 के, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ROR पर यानी वेग पर कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए, इसमें देखिए वेग पर कोई प्रभाव नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ वेग प्रभावित नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों केसेस हमने यहाँ पे देखे। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं या कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जो अभी हमने इक्वेशन देखी, यानी कि हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हम लिखेंगे वेग जो है वो क्या हुआ, समानुपाती हुआ, किसके समानुपाती हुआ, वेग समानुपाती हुआ a की घात स्क्वायर के और b की घात 1 के और c की घात 0 के, ठीक है। तो ये हमें एक यहाँ से एक फैक्टर मिल गया। हम कह सकते हैं कि वेग जो है वो इन सबके समानुपाती है, ठीक है। यानी कि इनकी पावर जो हमें मिली उसके समानुपाती है अभिक्रिया का वेग। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गुल्डबर्ग और वेगे, ठीक है। तो गुल्डबर्ग और वेगे ने क्या कहा, गुल्डबर्ग और वेगे ने ये कहा कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता तथा उनके पावर में जो रस समितिकरण गुणांक हैं उनके समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट हमारे थे, क्या साइंटिस्ट का नाम था, साइंटिस्ट का हमारा नाम था गुल्डबर्ग एवं वेगे, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वेगे। तो इन्होंने यूं कहा कि अभिक्रिया का वेग, क्या कहा, यही कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता एवं पावर में कौन होगा, रस समितिकरण गुणांक, रस समितिकरण गुणांक के, ठीक है। यानी इन्होंने यूं कहा कि अभिक्रिया का वेग जो है वो किसके समानुपाती है, अभिकारक की सांद्रता और उसके पावर में जो रस समितिकरण गुणांक होगा उसकी। अब रस समितिकरण गुणांक तो आप जानते ही हो, फिर भी एक बार देख लीजिए क्या ये है, यानी कि N2 प्लस 3H2, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाएगा, ये हमारा 2NH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे मान लीजिए 1, ये 3 और ये 2, ये सब क्या है, ये है रस समितिकरण गुणांक। तो इसने यूं कहा कि यहाँ पर जो हम अभिक्रिया का वेग जो हम देख रहे हैं उसके लिए ये जो है समानुपाती होगा, जो हम लिख रहे हैं, ये जो पावर यहाँ पे 210, तो इसने कहा कि ये जो पावर है ये किसके समानुपाती होगी, रस समितिकरण गुणांक के। अब ऐसा है या नहीं वो सिद्ध किया गया प्रयोगों से, यानी कि इन्होंने भी प्रयोगों से देखा, प्रयोगों से ही ये सारी बातें देखी गई कि अभिक्रिया का वेग पावर में जो है इसके रस समितिकरण गुणांक के समानुपाती हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि ये फिक्स्ड नहीं है कि यहाँ पर ये जो मान आ रहे हैं ऊपर 210,
ठीक है, या जो भी मान यहाँ पे होगा अभिक्रिया की सांद्रता, भाई ये तो प्रयोग से ही पता चलेगा ना, हम एक्सपेरिमेंट ही तो करेंगे कि सांद्रता को हमने कम करके देखा तो क्या हुआ, सांद्रता को हमने डबल किया तो क्या हुआ, सांद्रता को हमने हाफ किया यानी आधा किया तो क्या हुआ। तो ये सब चीजें तो हमें प्रयोग से ही पता चलेगी कि नहीं, बिना एक्सपेरिमेंट के आप कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। तो इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो इन्होंने ये जजमेंट निकाला कि भाई जो है वो अभिक्रिया का वेग है तो जो पावर में रस समितिकरण गुणांक होगा उसके, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके समानुपाती हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा एक्सपेरिमेंट से या प्रयोगों से। ठीक है, तो हमने जैसे अभी प्रयोग किए, हमने प्रयोग देखा, क्या देखा, हमने देखा कि ए को हमने दुगना किया है ना, उसकी सांद्रता को तो वेग मिला तो उसके 4 गुना मिला। जब हमने बी को दुगना किया तो वेग दुगना ही मिला, जब सी को दुगना किया तो हमें वेग जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं मिला। ठीक है, तो ये हमें एक्सपेरिमेंटिकल हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वो अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। ठीक है, चलिए, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है हमारी, कैसे है, ए प्लस बी, ठीक है, क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, प्रोडक्ट मिलेगा सी प्लस डी और डी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में अभिकारक कौन कौन है, अभिकारक कौन कौन से हैं हमारे बच्चों, यहाँ पे ए और बी। ठीक है, उत्पाद क्या है, उत्पाद हमारा क्या है इसमें, सी और डी। ठीक है, और ए बी सी डी ये क्या है हमारे, रस समितिकरण गुणांक। रस समितिकरण गुणांक हमारे जो है वो क्या है बच्चों, वो है हमारे पास में ए बी सी और डी। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे वेग, यानी कि वेग जो है वो समानुपाती है किसके, अभिकारक ए की सांद्रता और अभिकारक बी की सांद्रता। ठीक है, अब पावर में क्या लिखेंगे, पावर में हम यहाँ लिखेंगे x और y। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने x और y लिखे हैं वो इन a b c d के जो रस समितिकरण गुणांक है उसके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वेग किसके समानुपाती होगा, वेग समानुपाती हुआ a की पावर x और b की पावर y के। अब x और y का मान कैसे आएगा, x और y का मान आएगा एक्सपेरिमेंट से, प्रयोग से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए x y का मान प्रयोग से ज्ञात किया जाता है, प्रयोगों से, यानी कि एक्सपेरिमेंटली प्रयोगों से ज्ञात किया जाता है। अब इनके मान क्या हो सकते हैं, इनके मान जो है किया जाता है, इनके मान जो है वो x और y का मान जो है बच्चों वो क्या हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है और किसी भिन्न संख्या में भी हो सकता है, किसी भिन्न नंबर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर x और y के जो मान हमें आएंगे वो x और y का मान हमें मिलेगा एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगों से। तो x और y का मान रस समितिकरण गुणांक के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे निकालेंगे। यानी कि एक्सपेरिमेंटली हमारे पास में x और y का मान आएगा और x और y का मान प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है और भिन्न में भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो तो वेग समानुपाती हुआ a की पावर x और b की पावर y के। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ध्यान देने वाली बात है क्या, यानी कि वेग को जब हम बराबर का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, k, क्या आ जाएगा, k a की पावर
a की पावर x और b की पावर y। और यही हमारा क्या है बच्चों, यही है हमारा वेग नियम या वेग नियम व्यंजक या दर नियम। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा दर नियम या हम कह सकते हैं वेग नियम व्यंजक। ठीक है, तो यही है हमारा वेग नियम व्यंजक। ठीक है, यानी कि वेग बराबर के यानी कि जब हमने इस समानुपाती का चिन्ह हटाया, समानुपाती तो यहाँ पर क्या आ गया, के a की पावर x b की पावर y। ठीक है, और k हमारा क्या है, यहाँ पर k बराबर है वेग स्थिरांक। क्या है, वेग स्थिरांक। ठीक है, तो k का मान क्या है, वेग स्थिरांक इसको हम कहते हैं। ये है हमारा वेग नियम व्यंजक, यानी कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसी से ही हम इसको इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, वेग बराबर के a की पावर x और b की पावर y। x और y का मान आएगा हमारे प्रयोगों से एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, k हमारा क्या है, वेग स्थिरांक है। वेग बराबर k a की पावर x और b की पावर y। ठीक है, अब x प्लस y करने पर x प्लस y क्या होता है, ठीक है, x प्लस y बराबर होता है n। और n क्या है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं x की, तो x है अभिक्रिया की कोटि a के सापेक्ष, यानी कि x बराबर अभिक्रिया की कोटि है ना, अभिक्रिया की कोटि a के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष। ठीक है, और y बराबर क्या है, y बराबर है अभिक्रिया की कोटि b के सापेक्ष, b के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर x है अभिक्रिया की कोटि a के सापेक्ष और y है अभिक्रिया की कोटि b के सापेक्ष। ठीक है, और a और b क्या है, हमारे अभिकारक की a की सांद्रता और अभिकारक b की सांद्रता। देखो कोष्टक का मतलब ही क्या है, यहाँ पर सांद्रता, तो a की सांद्रता और b की सांद्रता। तो यहाँ पर x और y क्या बताते हैं, x और y बताते हैं अभिक्रिया की कोटि a के सापेक्ष और b के सापेक्ष। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि इन घातांकों को आपस में ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या बनेगा, x प्लस y बराबर n। और n क्या है, n है संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि। तो संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि क्या है, संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि है हमारी n। आई बात समझ में, फिर से इसको समझ लीजिए एक बार। हमने ये देखा कि जब हमने प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किया, तब उस केस में जब a की सांद्रता या b की सांद्रता को जब हमने दुगना किया या हमने इसको हाफ किया, या हमने देखा कि कभी जो है वो अभिक्रिया का वेग जो है वो दुगना हो रहा है, कभी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर इसको कैसे प्रदर्शित किया गया, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया के हमने लिखा कि वेग जो है इन a और b की भाई सांद्रता पर ही तो निर्भर कर रहा है, a और b की सांद्रता पर। तो यहाँ पे हमने जब निकाला तो हमने इसमें पावर में रखा x और y, और x और y का मान हमारा आएगा प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट में जब हम प्रयोग करेंगे तब हमारा x और y का मान आएगा। और x और y क्या है, x और y है अभिक्रिया की कोटि a के सापेक्ष और b के सापेक्ष में। ठीक है,
तो x और y का मान रस समितिकरण गुणांक के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने निकाला कि वेग समानुपाती होता है a की पावर x के और b की पावर y के। यही देखा ना भाई, हम दुगुना कर रहे हैं a की सांद्रता को या 4 गुना कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वही हमें अभिक्रिया का वेग मिल रहा है जो हमने पावर में प्रदर्शित किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा वेग बराबर k, a की पावर x और b की पावर y। तो ये x और y क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अभिक्रिया की कोटि। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो n हो गया पूरी तरह से संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम देखेंगे क्या कि n का मान अलग अलग होता है। ठीक है, n का मान अलग अलग होने पर वो अभिक्रिया उसी तरह की कहलाती है। कैसे कहलाती है? देखिए इस तरह से। कैसे? यानी कि n बराबर अगर 0 होगा, ठीक है, n फर्स्ट केस n बराबर 0, n बराबर 0 तो क्या कहलाएगा? शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, और अगर n बराबर 1 हो तो क्या कहलाएगी? प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, और अगर n बराबर 2 हो तो ये कहलाएगा हमारा द्वितीय कोटि अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान अलग अलग रखने पर n का मान 0 होगा तो शून्य कोटि अभिक्रिया, n का मान 1 होगा तो प्रथम कोटि अभिक्रिया और न का मान 2 होगा तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमने लिखा कि हमने कहा वेग बराबर है किसके? के ऐसे लिख सकते हैं, r अभिकारक ही है, r पावर n ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है इसको। यानी कि हम लिख सकते हैं कि वेग बराबर k r की पावर n। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? यानी कि वेग बराबर क्या हुआ? k r की पावर n। r क्या हुई? अभिकारक की सांद्रता, और n क्या हुई? संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको ऐसे समझ लीजिए, हम क्या लिख रहे थे? हम लिख रहे थे कि वेग बराबर k a की घात x और b की घात y। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने क्या कहा यहाँ पर कि x प्लस y बराबर हो गया n। तो हमने कैसे प्रदर्शित कर दिया इसको? हमने किया वेग बराबर k r की घात n। आ गई बात समझ में? ये कैसे आया वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो x प्लस y बराबर n और r मतलब दोनों अभिकारक हो गए। यहाँ पे हमने r लिख सकते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कि अगर a और b को इकाई कर दिया जाए, a और b को इकाई कर दिया, सांद्रता परिवर्तन जो है वो क्या हो गया? इकाई हो गया यहाँ पे 1 यूनिट। तब उस केस में वेग यदि ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यदि a तथा b की सांद्रता इकाई कर दी जाए, तो अभिक्रिया का वेग k के बराबर होगा, के बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी इसके समानुपाती होगा। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? वेग बराबर हो जाएगा k। कब हो जाएगा? जब हम a और b की सांद्रता इकाई कर दी जाए, यूनिट कर दी जाए, तब उस केस में अभिक्रिया का वेग यानी अभिक्रिया का वेग किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा, यानी कि वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। और k क्या है? k है हमारा वेग
स्थिरांक। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ बच्चों, ये है हमारा वेग स्थिरांक। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों को यूनिट कर दिया, यानी कि इकाई कर दी जाए ए और बी की सांद्रता को, तब उस केस में जो वेग मिलेगा वो वेग किसके बराबर होगा, वो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, यानी कि के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर। तो k बराबर वेग बराबर k r की पावर n, यानी अभिकारक की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया वेग नियम। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी यूनिट। क्या देखेंगे? यूनिट। तो अब हम चलते हैं इसकी यूनिट की तरफ एक एक करके। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि वेग बराबर k r n। ठीक है, तो अब k का मान निकालना हो तो k बराबर क्या हो जाएगा? k बराबर हो जाएगा वेग बटे में r की पावर n। ठीक है, अब इनकी यूनिट्स निकालते हैं एक एक करके। क्या यूनिट होगी? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास k सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। वेग स्थिरांक का मान क्वेश्चन में आपसे कई बार मतलब पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, तो आपको यह कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी यूनिट्स भी पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो k बराबर होता है वेग बटे में r की पावर n। ठीक है, अब देखो वेग क्या होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ वेग अभिक्रिया का वेग तो हम पढ़े थे, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा हमने। अभिक्रिया का वेग क्या पढ़ा था हमने? अभिक्रिया का वेग हमने पढ़ा था कि समय के साथ, यानी इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही हमारा क्या है? अभिक्रिया का वेग। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, है ना, शुरू से हमने यही तो पढ़ा। अभिक्रिया का वेग होता क्या है? इकाई समय में अभिकारक की जो सांद्रता में जो परिवर्तन था वही हमारा क्या था? अभिक्रिया का वेग था। ठीक है, तो वेग बराबर, तो अभिकारक की सांद्रता, तो सांद्रता किस में आती है? सांद्रता किस में आती है? मोल पर लीटर में। ठीक है, यानी कि मोल पर लीटर बटे में सेकंड। यही था हमारा क्या? वेग। अभिक्रिया का वेग क्या था? सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। ठीक है, तो मोल पर लीटर बटे में सेकंड। नेक्स्ट आता है आर तो क्या है? सांद्रता। आर क्या है? सांद्रता। तो यही लिखा जाएगा मोल पर लीटर। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो, इसको ऐसे लिखेंगे k बराबर वेग क्या है? मोल पर लीटर बटे में सेकंड बटे में r की पावर n, यानी कि क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर इसकी पावर n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? k बराबर मोल पर लीटर। इसको कैसे लिखते हैं? नेक्स्ट इस तरह से ये लिख दीजिए, ऊपर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो मोल पर लीटर माइनस n। ठीक है, माइनस n इंटू 1/s, ऐसे हो गया। ठीक है, 1/s। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, ये हो जाएगा हमारा k बराबर मोल पर लीटर 1 माइनस n, लिख सकती हूँ एस इनवर्स। ठीक है, यानी k की क्या हमारी यूनिट आ गई? मोल पर लीटर 1 माइनस n एस इनवर्स। तो अब इससे सबसे बड़ी हेल्प आपको क्या होगी? इससे सबसे बड़ी हेल्प आपको ये होगी कि आप आगे जाकर के जब क्वेश्चन आता है तो इजीली अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, 0 है, 0 है, 1 है। ठीक है, और जो भी आपको मान पूछा जाएगा, यानी अभिक्रिया का वेग भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? वो मैं आपको क्वेश्चन करके बताऊंगी। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, जो भी मैंने आपको बताया। हम क्या निकाल रहे हैं? हम यहाँ पर इनकी यूनिट्स निकाल रहे हैं। वेग बराबर k पावर n, r की पावर n। तो k बराबर क्या हुआ? k बराबर k का मान निकालना, तो वेग बटे में r की पावर n। हमने यहाँ पे मान रख दिया। वेग हमारा क्या है? वेग हमें पता है कि क्या होता है, जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, चैप्टर ही वहीं से हमने शुरू किया था कि मोल पर लीटर, यानी कि
अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होगा था। तो सांद्रता को किस में प्रदर्शित करते हैं? मोल पर लीटर में, ठीक है, और समय यानी कि सेकंड में लिया। अब हमने इसको लिख दिया, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, सांद्रता का मान मोल पर लीटर में, पावर एन हमने लगा दी। यहाँ पे मोल पर लीटर ये हमने लिखा सेकंड 1/s, और यहाँ पे मोल पर लीटर n है, ऊपर जाएगा माइनस n हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, क्या आएगा? 1 - n सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया k बराबर हमारी वैल्यू, ठीक है। अब n अगर, अब यहाँ पे n बराबर केस नंबर वन केस n बराबर 0, n बराबर क्या हो? 0 हो, तो n बराबर 0 यानी किसके लिए? शून्य कोटि के लिए, बराबर 0 मतलब शून्य कोटि, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? देखिए n बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा? k बराबर, देखो यहाँ पे अगर मैं n बराबर 0 रख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है, 1 एज इट इज, एंड सेकंड इनवर्स ये आ जाएगा, यही होगा क्योंकि n बराबर क्या हो गया? 0, ठीक है। नेक्स्ट नंबर टू n बराबर 1 यानी प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि, तो प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा? n बराबर 1, तो 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। n बराबर 1 रख दिया तो 1 - 1 क्या हो गया? 0, और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? मुझे मिलेगा k बराबर ओनली सेकंड इनवर्स, k बराबर सेकंड इनवर्स, क्योंकि n बराबर 1 तो ये 0 हो गया पूरा, ठीक है। तो क्या मिलेगा? k = सेकंड इनवर्स, ठीक है। अगर नंबर थ्री n बराबर 2 यानी द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि, ठीक है। तो n बराबर 2 यानी द्वितीय कोटि के लिए जब हम इसको करेंगे तो क्या मिलेगा? 2, यहाँ पे 2 मान रख दिया तो 2 में से 1 गया तो -1, यानी कि मुझे मिलेगा k बराबर मोल पर लीटर यानी 1 - 2 यानी -1 सेकंड इनवर्स, ये मिलेगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, k बराबर -1 है तो अपोजिट हो जाएगा, तो लीटर, यानी कि ये ऐसे लिखने में आएगा, कैसे बच्चों? मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, इस तरह से, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे सबके लिए हमने k का मान निकाल लिया, यानी k की हमें फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम वेग जो है, वेग नियम व्यंजक से किस तरह से अभिक्रिया की कोटि के लिए n का मान भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इनकी वैल्यू कैसे पुट करें। अब ये सब चीजें अभी तक तो थ्योरेटिकल चल रही थी, है ना, मतलब है तो प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं जब हमारे पास में वैल्यू मान आ रही है, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ समझ रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगी या समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम एक प्रश्न से, जो ये प्रश्न आपको इसे समझने में हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब ये जो सारी बातें हमने पढ़ी और समझी, इसको हम समझते हैं एक प्रश्न के द्वारा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें कितना समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा प्रश्न क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? कोई अभिक्रिया है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है 2A + 3B, ठीक है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है वो हमारे पास में है यहाँ पर C, ठीक है। यानी ये अभिक्रिया है 2A + 3B, प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, उत्पाद हमारा बन रहा है यहाँ पर C, ठीक है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ठीक है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में हमको दिया हुआ इसमें कि दी गई अभिक्रिया में A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है 2, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए दिया हुआ है कि A के सापेक्ष अभिक्रिया, A के सापेक्ष अभिक्रिया की
की कोटि 2 है, ठीक है, और B के सापेक्ष सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि -1 है, ठीक है। अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या हमसे पूछता है, नंबर एक क्या है, वेग नियम व्यंजक लिखिए। सबसे पहले हमें लिखना है वेग नियम या दर नियम व्यंजक, ठीक है। वेग नियम व्यंजक ज्ञात करो यानी कि या फिर लिखो, ठीक है। वेग नियम व्यंजक क्या होगा इसके लिए, पहली बात। दूसरी बात, n बराबर यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ठीक है। नंबर थ्री अभिक्रिया का वेग, क्रिया का वेग क्या होगा जब कंडीशन हमारे पास में क्या हो, यानी अभिक्रिया का वेग क्या होगा जब हमारे पास कंडीशन क्या है, नंबर एक, A की सांद्रता, कोष्टक A की सांद्रता को दुगुना किया जाए, दुगुना करने पर है ना, अभिक्रिया का वेग क्या होगा जब इस सांद्रता को दुगुना करने पर, ठीक है। नंबर सेकंड, B की सांद्रता को आधा करने पर, ठीक है। और नंबर थ्री A तथा B दोनों को दुगुना करने पर, यानी कि हमें प्रश्न दिया है, ये कोई अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए हमें दिया हुआ है A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2 है, ठीक है, और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि -1 है। क्वेश्चन हमें कहता है एक तो वेग नियम व्यंजक लिखिए इसके लिए, दूसरा n बराबर क्या होगा यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, और अभिक्रिया का वेग n बराबर होता है संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, और अभिक्रिया का वेग क्या होगा जब हम, यानी कि वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा या वेग क्या होगा जब A की सांद्रता को दुगना कर किया जाए या तो, और या फिर B की सांद्रता को आधा किया जाए। देखो B की सांद्रता कोष्टक में लिखा है, मतलब सांद्रता, ठीक है, और या फिर A और B दोनों को ही हमने डबल कर दिया या दुगना कर दिया तो क्या प्रभाव होगा, ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो शुरू करें, इसका आंसर शुरू करते हैं, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, इसके लिए वेग नियम व्यंजक, ठीक है। चलिए, हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2A + 3B प्रोडक्ट बन रहा है C, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वेग नियम व्यंजक क्या निकालेंगे, वेग नियम या दर नियम व्यंजक, वेग नियम व्यंजक या दर नियम व्यंजक, इसके लिए क्या होगा, वेग बराबर K, A की सांद्रता और इधर B की सांद्रता, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, x तथा y, यही देखा था हमने, x और y, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि दी हुई है, क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि A के सापेक्ष हमें दिया हुआ है 2 और B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या दी हुई है, -1, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया इसके लिए वेग नियम व्यंजक, क्लियर। दूसरी बात है हमारी इसके लिए n बराबर
n बराबर क्या होगा, ठीक है। और हमें पता है क्या, x प्लस y बराबर क्या होता है, n, ठीक है। x क्या है 2 प्लस y क्या है -1, तो n क्या आ जाएगा हमारे पास में 1, यानी यह क्या है, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया हुई, प्रथम कोटि, n भी हमने इसके लिए निकाल लिया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे तीसरे वाले प्रश्न पर। तीसरा वाला प्रश्न हमें क्या कह रहा था, थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें हमने कंडीशंस अप्लाई की हैं कि A को अगर डबल करते हैं, A की सांद्रता को, अभिकारक की A की सांद्रता को अगर हमने डबल कर दिया यानी कि दुगना कर दिया, तो दुगना करने पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में अभिक्रिया का वेग ये था, है ना, तो हम इसको कर सकते हैं R1, क्या कर सकते हैं R1 बराबर क्या था हमारे पास में, K A का पावर यहाँ पर 2 और B की पावर -1, ठीक है। अब कंडीशन हमने क्या कर दी, हमने कंडीशन की A को दुगना कर दिया, A को दुगना, तो मैं क्या लिखूंगी इसको R2, है ना, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, R2 ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, K 2A, यही होगा 2A एड B -1, ठीक है, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, R2 अपॉन R1 बराबर, R2 क्या है मेरे पास में, K 2A स्क्वायर B -1 बटे में K, R1 क्या है, K A की पावर 2 B पावर -1। अब देखो क्या होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर सब कट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, देखो सब कट हो गया, क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास बचेगा R2 अपॉन R1 बराबर 2 की पावर 2, यानी कि क्या हुआ, R2 बराबर 4R1, यही आएगा, ठीक है। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने देखा कि जब हमने उसको दुगना किया तो ये 4 गुना हो गया अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ गया। इसका मतलब A की पावर स्क्वायर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ ना, यही तो हम देख रहे थे, ठीक है। तो प्रश्न के द्वारा हमने इजीली हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि जब हमने यहाँ पर A की सांद्रता को दुगना किया तो हमारे पास अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, इसका 4 गुना, ठीक है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले वेग नियम व्यंजक निकालना आपको इजीली अब आ गया होगा, समझ गए होंगे आप कि कैसे वेग नियम व्यंजक हमको निकालना है। फिर n के लिए हमें पता ही है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, x प्लस y बराबर n, हमने वैल्यू रख दी, कोटि की अभिक्रिया निकल गई हमारी प्रथम कोटि की। और हमने तीसरा जो हमारा प्रश्न था उसका फर्स्ट हमने ये सॉल्व कर लिया, क्या कि जब हम a को क्या कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है इसकी, नेक्स्ट कंडीशन है अगर हम b को आधा कर दें तो क्या होगा, ठीक है। नंबर सेकंड के लिए देखो, पहला R1 हमारे पास में क्या है, R1 हमारे पास में K A देन पावर स्क्वायर B -1, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब R2 में हमने क्या किया, यहाँ पर B को आधा कर दिया, यानी A एज इट इज है, B को हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B by 2 -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही R2 अपॉन R1, क्या आएगा हमारे पास में R2 अपॉन R1 करने पर, R2 क्या है हमारा, K A स्क्वायर B by 2 -1 अपॉन K क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B -1, क्या होगा अब इसमें सब कट हो जाएंगे,
क्या बचेगा हमारे पास में? हमारे पास में बचेगा R2 अपॉन R1 बराबर R2 अपॉन R1 हमारे पास में क्या बच जाएगा? इसके पास हमारे पास रह जाएगा सिर्फ यहाँ पे 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? ये 1/2 माइनस 1 इनवर्स है या जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो क्या होगा? R2 बराबर 2R1, ये हमारे पास आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर B की सांद्रता को हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, यानी B की सांद्रता को आधा कर दिया, हाफ कर दिया, इसका मतलब जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या होगा? दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? यानी कि अभिक्रिया का वेग क्या आया? 2R1, और हमने यही देखा, इसका मतलब B-1, इसका जस्ट हाफ। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में R2 अपॉन R1 बराबर 1/2 माइनस 1 निकला। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया? अभिक्रिया का वेग आ गया। देखो हम कंडीशंस देखें, ये सब एक्सपेरिमेंट से आ रहा है हमारे पास में। जब हम एक्सपेरिमेंट करें कि हाफ कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास सिचुएशन हो रही है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम उस सभी केसेस में अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। देखो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें वेग व्यंजक निकालना अच्छे से आना चाहिए। अगर वेग व्यंजक आप अच्छे से निकाल लोगे तो आप अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हो, है ना। और अभिक्रिया की कोटि निकालने के और भी तरीके हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सब बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब हमारा इसका थर्ड क्वेश्चन बच जाता है। क्या बच जाता है हमारा? थर्ड क्वेश्चन है इसका, यहाँ पर एक हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? दोनों को डबल कर दिया। यानी कि यहाँ पर R1 बराबर क्या है? K A की पावर स्क्वायर एंड B की पावर -1। ठीक है, तो R2 क्या होगा? जब हम दोनों को डबल कर देंगे तो K 2A है ना, स्क्वायर एंड 2B -1। ठीक है, अब R2 अपॉन R1 कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? K 2A पावर स्क्वायर 2B -1 अपॉन K A स्क्वायर B -1। अब क्या बच जाएगा हमारे पास में? R2 अपॉन R1 बराबर, देखो ये सब कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में? सिर्फ 2 की पावर, यहाँ पे एक तो ये बचेगा 2 की पावर स्क्वायर, और बचेगा हमारे पास में 2 की पावर -1, 2 की पावर -1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? R2 अपॉन R1 बराबर 2 की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 -1 तो क्या हो जाएगा? 1/2 2 से कट हो गया 2, क्या बच गया हमारे पास में? R2 बराबर 2R1। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे पास में अभिक्रिया का वेग निकल करके आ गया। यानी कि जब हमने ये कंडीशंस अप्लाई की तो हमने देखा कि किस तरह से अभिक्रिया का वेग जो है वो प्रभावित हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है बच्चों? कहने का मतलब ये है कि ये जो पावर में वैल्यू है 2 -1 हाफ क्रम, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, अभिक्रिया की कोटि जो आ रही है, यह सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा। यानी कि सांद्रता को आप आधा कीजिए, दुगना कीजिए, डबल कीजिए, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में अभिक्रिया का वेग निकलेगा। यानी कि हम ये जो चीजें पढ़ रहे थे ना कि भाई सांद्रता से क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये सब हमें एक्सपेरिमेंटली हमें वेग नियम व्यंजक यानी कि दर नियम हमें बताएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी हमारी वेग नियम या दर नियम के बारे में। ठीक है, कुछ और बातें इसके बारे में समझ लेते हैं। कुछ और बातें क्या है इसके बारे में? यही कि पहली बात तो ये कि यह जो हम कैलकुलेट करते हैं वेग नियम व्यंजक में, इसका रस समीकरण गुणांक से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, यानी कि पहली बात हम जो जैसे अभिक्रिया निकाल रहे थे, मान लीजिए A है ना प्लस B, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास में? C प्लस D और D। ठीक है, ये हमारे पास में अभिक्रिया थी। इसके लिए वेग नियम व्यंजक जो होगा यानी K यहाँ पर वेग बराबर K A की पावर
x और b की पावर y, यानी कि x और y का यानी कि ये अभिक्रिया की कोटि जो है x और y का इन ABCD यानी कि रस समिति गुणकरण गुणांक से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि x और y का ABCD यानी कि ABCD क्या है? रस समीकरण गुणांक, रस समीकरण गुणांक ना, गुणांक से संबंध नहीं है, यानी कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि ये हम वैल्यू किससे निकाल रहे हैं बच्चों? ये हम निकाल रहे हैं वैल्यू प्रैक्टिकली। ठीक है, यानी प्रयोग करके हम x और y का मान निकाल रहे हैं, इसलिए इनका इससे कोई मतलब नहीं है, पहली बात। ठीक है बच्चों, तो नंबर 2 हमारा यहाँ पे आता है क्या? नंबर 2 है कभी कभी वेग जो है वो उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर कर सकता है। कैसे? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को। देखिए, जैसे कि हमारे पास में है 2O3 रिएक्शन, ठीक है, क्या बना यहाँ पे 3O2। ठीक है, तो इसके लिए R बराबर क्या होगा? KO3 पावर 2O2 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने उत्पाद लिखा है, प्रोडक्ट की सांद्रता भी लिखी। इसका मतलब कि वेग उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। हमेशा नहीं, कभी कभी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अभिक्रिया का वेग है वो उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और एक और चीज हम ध्यान रखेंगे, नंबर 3, वो क्या है? देखिए, इसके अलावा कभी कभी कुछ अभिकारक वेग व्यंजक में प्रदर्शित नहीं होते, यानी कि इसका मतलब उसकी सांद्रता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हमने अभिक्रिया लिखी NO2 प्लस CO डैशन ऑफ NO प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर KNO2 एंड देन CO0। तो इसको लिख सकते हैं R बराबर KNO2 एंड देन 2। इसका मतलब कि जो R है, अभिक्रिया का वेग है, वहां पर कभी कभी कोई अभिकारक अनुपस्थित भी हो सकता है। तब ये हमें पता है कि 0 कब होगा? जब सांद्रता परिवर्तित कर रहे लेकिन अभिक्रिया का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तब उस केस में हमारे पास में अभिक्रिया का वेग R बराबर K, जो भी हमारे पास में क्रिया का जिससे सांद्रता का प्रभाव पड़ता है वो लिखेंगे, यानी कि कोई अभिकारक उस वेग नियम व्यंजक में जो है वो अनुपस्थित भी हो सकता है। कब होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये हमारी सारी बातें हुई दर नियम या वेग नियम के बारे में। समझ में आ गया होगा आपको? हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि x और y के मान जो होंगे वो प्रयोगों से आएंगे, एक्सपेरिमेंट से आएंगे। यहाँ पर रस समीकरण गुणांक से उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सेकेंड थिंग कि यहाँ कभी कभी वेग जो होता है वो उत्पाद की सांद्रता पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में। ठीक है, और कभी कभी कुछ अभिकारक जो होंगे वो वेग व्यंजक में प्रदर्शित नहीं होते हैं। कब? जबकि वहां पर अभिक्रिया की सांद्रता का, अभिकारक की सांद्रता कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो यह सारी बातें हुई हमारी वेग नियम या दर नियम के बारे में। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, कभी कभी उत्प्रेरक जो होता है वो भी वेग नियम व्यंजक में जो है वो प्रदर्शित हो जाता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक का प्रभाव हम पढ़ ही चुके, क्योंकि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो कभी कभी किसी रिएक्शंस में वेग नियम व्यंजक में आपके पास में उत्प्रेरक भी प्रदर्शित हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हमारी किसके बारे में? दर नियम, वेग नियम के बारे में, वेग नियम व्यंजक के बारे में। तो दर नियम या वेग नियम हमें क्या बताता है? दर नियम या वेग नियम हमें
अभिक्रिया के वेग की, अभिकारकों की सांद्रता का जो प्रभाव है उसको बताता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग हमें बताता है कि अभिकारक की सांद्रता का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो एक तरह से अभिकारक की सांद्रता के प्रभाव को यह हमें समझाता है, दर नियम या वेग नियम, जो आपने अभी समझा और जाना। ठीक है, तो बच्चों ये सब था हमारे दर नियम और वेग नियम व्यंजक के बारे में। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको बताया और समझाया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।